देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेडरिक सॉर्यू ने कुछ चार चित्रों इमेज बनाई है इसने कल्पना के आधार पर कि कैसे विश्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनतांत्रिक, सामाजिक, है ना, कैसे बराबरी हो, किस प्रकार होना चाहिए। देखिए इसकी इमेज देख लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे कुछ एक इमेज बनी है जिसमें डियर फ्रेंड्स अमेरिका और यूरोप के कुछ लोग हैं, ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पे स्वतंत्रता की देवी हुई है, ये बनी हुई है, जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी हैं कुछ। यहाँ पे देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि डियर फ्रेंड्स एक हाथ में उसके क्या है, मिसाल लिए हुआ है, ठीक है ना, और दूसरे हाथ में उसके मानव अधिकारों पत्र है, घोषणा पत्र है मानव अधिकारों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इस वाले इमेज को भी ध्यान करिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि इसके रिलेशन के बारे में बताया गया है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि डियर फ्रेंड्स अपनी अपनी पोशाक पहने हैं, जो कि अपने राष्ट्र की पहचान बता रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में ऐसा ऐसा है, धर्म की कुछ भी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि सभी एक से पहने हुए हैं, सभी के सिर पर टोपियाँ हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। एक आप यहाँ पे देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक मूर्ति बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैग आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं काला, ब्लैक और ये येलो सुनहरा टाइप का फ्लैग बना हुआ है। ये आप फ्लैग देख रहे हैं, अपने अपने राष्ट्र की पहचान बता रहे हैं, जो कि इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चार चित्र हमने देख लिए हैं, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए लेसन की ओर आगे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1848 की बात करें हम तो एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जो कि अपन ऊपर देख चुके हैं। उसमें अपने सपनों का संसार रचा कि कैसा अपन इमेज कर लेते हैं ना, कल्पना करते हैं ना कि कैसा संसार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस प्रकार उसने भी अपने संसार ऐसा होना चाहिए, उसी प्रकार उसने चित्र बनाया। उसमें उसने दिखाया कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर के बना था। जो राज्य था, जो स्टेट थे, वो जनता की इच्छा के अनुसार समाज की इच्छा के अनुसार गणतंत्र मिलकर के बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यदि हम देखें तो उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे थे। हमने बताया था आपको, वहाँ पे देवी बनी हुई हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं यूरोप के और अमेरिका के लोग। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला के रूप में प्रदान किया है स्वतंत्रता को। डियर फ्रेंड्स, उस कलाकार ने क्या बताया है, महिला के रूप में उसको स्वतंत्रता को एक कि ये स्वतंत्रता है, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग, है ना, महिला के रूप में आकार बना दिया है। जैसे डियर फ्रेंड्स हम बोल देते हैं ना कि हमारी भारत की माता, तो भारत माता की हम एक प्रतिमा बना देते हैं कि भारत की इस प्रकार पूजा की जाए, जिससे लोग मन में इमेज बन जाए, ठीक है ना। उसी प्रकार उन्होंने कि ये भारत है, ये भारत की माता है, तो एक महिला के रूप में हमने बना दिया, है ना, जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना जागे। तो स्वतंत्रता की महिला के रूप में प्रदान किया है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो कि उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो फ्रांस में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक दूसरे इमेज में हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता की वहाँ पे मशाल लिए हुए हैं, और डियर फ्रेंड्स एक हाथ में उनके पास में क्या है, अधिकारों का, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। दूसरी प्रतिमा दिखाई थी जो हमने, प्रतिमा के सामने जीवन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। आपने ये देखा था जिसमें जीवन के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं कि निरंकुश संस्थान कैसे खत्म हो जाता है ना। निरंकुश मतलब होता है जिस पर अंकुश ना हो, मतलब कि वो हमें परेशान करने वाला, मनमानी करने वाला राजा, उसको निरंकुश शासक बोलते हैं, है ना। तो वही है कि एक हाथ में वो लोग स्वतंत्रता की मशाल लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए हैं, और उसके नीचे पे बहुत सारे राज्य क्या हैं, निरंकुश संस्थान ध्वस्त पड़े हुए हैं। सॉर्यू ने ऐसी कल्पना की थी। सॉर्यू के कल्पना दर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग
अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो डियर फ्रेंड्स, उसने एक और कल्पना की। उसने क्या देखा कि दुनिया के देश जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में, समूहों में बटे हुए हैं और उनकी पहचान किससे होती है? उनके कपड़ों से होती है, उनके पोशाकों से होती है। वहाँ पे हमने देखा था कि इस राष्ट्र की ऐसी राष्ट्रीयता की पहचान, जैसे हम देखते हैं ना स्कूल में अलग अलग ड्रेस होती है, तो वहाँ के स्कूल की पहचान हो जाती है कि वो स्कूल का बच्चा है। उसी प्रकार वहाँ पे भी पोशाक बनी हुई है जो कि पहचान करा रही है कि वो इस देश के नागरिक हैं, है ना। वहाँ पे ऐसी ड्रेस ऐसे पहनी जाती है, कपड़े पहचान करा रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की मूर्ति के कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। अब फोर्थ वाली इमेज देखिए, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि डियर फ्रेंड्स इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जब सॉर्यू ने ये चित्र कल्पना की तब तक वो क्या बन गए थे? राष्ट्र राज्य बन गए थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, उस प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा था। उसके पीछे जर्मन लोग भी आते हैं, जिनके हाथ में डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काला, लाल और सुनहरा झंडा को वह थामे हुए हैं। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? स्विट्जरलैंड और अमेरिका। ध्यान रखना, फ्रांस वो संयुक्त राज्य बन चुके थे, जबकि फ्रांस आता है, फिर जर्मन आता है। यह दिलचस्प है कि जिस समय ये सॉर्यू यह छवि निर्मित की थी, तो जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, ठीक है ना, सब अलग अलग थे, इसीलिए वो अब झंडा को थामे हुए हैं। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषाई रियायत को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य गठित करने की चाह थी उस समय, कि किस प्रकार राष्ट्र राज्यों को गठित किया जाए प्रजातांत्रिक। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग भी हैं। और इन सभी संयुक्त राज्य के ऊपर, इन सभी बहुत सारे जो राज्य हैं, इनके ऊपर डियर फ्रेंड्स ईसा मसीह, संत और फरिश्ते क्या कर रहे हैं? इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, वो देख रहे हैं। चित्रकार ने इस ईसा मसीह को बना करके उनका इस्तेमाल इसलिए किया है कि सभी का ईसा मसीह एक है, हमारा हो या तुम्हारा। इससे भाईचारे की भावना क्या होती है? उदित होती है ना। इन सब के, हमारे सबके ऊपर, इन सभी राष्ट्रों के ऊपर किसका हाथ है? ऊपर वाले का। तो भाईचारे की भाव कि हमारा सब, तो हम एक हुए, हम भाई भाई हुए, क्योंकि हाथ तो सभी एक ही का है ना, भगवान का है। तो हम जो रह रहे हैं तो वो सभी पर एक सा है, तो फिर हम तो एक हुए ना। तो ये बताने की कोशिश की गई है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा इन चारों इमेज के बारे में देख लिया है, क्या क्या बताने की कोशिश की है फ्रेडरिक सॉर्यू ने। इन सब इमेज की जरूरत पड़ने वाली है, अपन अभी बताएंगे इसके बारे में। इमेज क्यों बनाया गया है, क्या इस स्थिति को दिखाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस अध्याय में हम ऐसे कई विषय उठाएंगे जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉर्यू ने चित्र नंबर 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद डियर फ्रेंड्स एक ऐसी ताकत बन के उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। 19वीं सदी आते आते इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या हुआ, कि किसके कारण उभरा। ये बताया गया है इस लेसन में कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेसन, ध्यान रखना। देखिए, इन परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय तक एक ऐसी आधुनिक गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास की विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल तक से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं के आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व सामने आया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अब करते हैं लेसन को स्टार्ट। देखिए
फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे और राष्ट्र का विचार कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की बात करें कि राष्ट्रवाद नामक शब्द कब आया, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ये शब्द कब आया, 1789 में फ्रांसीसी के साथ क्रांति हुई तब। अब डियर फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, जैसा कि आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जहाँ पर उसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासक का आधिपत्य था फ्रांस में। ठीक है, वहाँ पे संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश शासक का आधिपत्य था। डियर फ्रेंड्स, जब जैसे ही निरंकुश शासक, तानाशाही व्यवस्था थी, उस पर निरंकुश शासक में ये था कि जो कुछ राजा कह देता है उसकी मनमानी चलती है, उस पर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उसी का वो चाहे वो जो कुछ कर सकता है। तो डियर फ्रेंड, जब हदें पार हो जाती हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसके बाद ज्वालामुखी फूटता ही है, वो जनता का हो या फिर ज्वालामुखी लावा का हो। ठीक है ना, तो वही हुआ जब ज़्यादा जुल्म स्टार्ट हो गए तो डियर फ्रेंड्स लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही आवाज़ उठाई डियर फ्रेंड्स, तो फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे क्या हुआ, फिर राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए उस आवाज़ क्रांतिकारियों के द्वारा। और उसकी सत्ता डियर फ्रेंड्स राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में चली गई। अब राजतंत्र समाप्त हो गया क्रांतिकारियों के द्वारा, 1789 में हस्तांतरित हो गई। और क्रांतिकारियों ने अब डियर फ्रेंड्स घोषणा कर दी कि अब क्या होगा कि राज्य का गठन अब कोई राजा नहीं करेगा, अब सीधे ये नियति तय करेगी, राज्य के लोग ही नियति करेंगे कि किसको राजा क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, 1789 आया, 1789 में राष्ट्रवाद नामक शब्द की उत्पत्ति हुई, वहाँ से निरंकुश शासक हट गया क्रांतिकारियों के साथ ही के द्वारा, और वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे लोगों में सामूहिकता की भावना उठ गई। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई वो एक व्यक्ति के हाथ की बात, बस की बात नहीं होती है कि अकेला व्यक्ति कोई क्रांति ला दे या फिर कोई क्रांति कर ले, है ना, और राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित कर दे। तो डियर फ्रेंड्स, उसने लोगों को जोड़ा होगा, कुछ लोगों ने, कुछ जागरूक लोगों ने, तो वही सामूहिकता की भावना पैदा की होगी। तो ऐसे कौन से कदम उठाए डियर फ्रेंड्स जिससे सामूहिकता की भावना पैदा हो गई, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखिए उन्होंने पहला कदम क्या उठाया, पितृभूमि और नागरिकता जैसे विचारों में संयुक्त विचारों पर बल दिया। क्या किया उन्होंने, पितृभूमि और नागरिकता की, हम सभी की प्रॉपर्टी जो है वो पितृभूमि है, हम सभी एक हैं और हम सभी इस देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड, जिससे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हैं, हम सब एक देश के नागरिक हैं, हमको समान अधिकार प्राप्त हैं। और डियर फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, अतः एक फ्रांसीसी झंडा निर्मित कर लिया। अब सभी का झंडा एक है, हम भी एक हैं, हमारी पृष्ठभूमि एक है, हम नागरिकता एक है हमारी। तो इससे क्या हुआ, सामूहिकता की भावना आ गई, एक झंडा, एक राष्ट्र का झंडा बना लिया, राष्ट्रध्वज। और फिर क्या किया, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, स्टेट जनरल जो सक्रिय नागरिकों के द्वारा, सक्रिय समूहों द्वारा किया जाता था, स्टेट जनरल के द्वारा चुनाव होता था। तो डियर फ्रेंड्स, उस स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली, मतलब कि संयुक्त सभा बना दी। अब सबकी सभा एक है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो इससे क्या हुआ, सामूहिकता की भावना पैदा हो गई। राष्ट्र के नाम पर क्या किया गया, स्तुतियाँ, शपथ, शहीदों का गुणगान किया गया, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, जिससे कि सामूहिकता की भावना। और सबकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था एक ही लागू कर दी गई, एक ही भूभाग पर। अब जो भी डियर फ्रेंड्स इस भूभाग पर रह रहा है, सबकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था एक है, सब समान है कानून के सामने। आंतरिक और
आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। अब जिससे आसानी से व्यापार लोग कर सकते हैं, हम सब एक हैं, तो हमें आने जाने के शुल्क क्यों दिए जा रहे हैं, जगह जगह क्यों लिए जाते हैं, है ना। और भार और नापने की एक समान व्यवस्था भी लागू कर दी। वहाँ की बोलियाँ जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती थी उसको हतोत्साहित किया और सभी के लिए पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाने लगी, वही राष्ट्र की भाषा बन गई। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि राष्ट्र का विचार कैसे आया, कैसे हुई। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, जिसके तहत राष्ट्रवाद का विचार आया। और फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश शासन का उस भूभाग पर अधिपत्य था। और डियर फ्रेंड्स, निरंकुश शासन को उस क्रांतिकारियों ने हटाया 1789 में, और वहाँ की सत्ता राजतंत्र से हस्तांतरित होकर के प्रजातंत्र पे आ गई। अब लोग ही उस राज्य का गठन करेंगे और उसकी नियति तय करेंगे। ये पढ़ा। अब डियर फ्रेंड्स, इस क्रांति कैसे हुई, कैसे लोग इकट्ठे हुए, सामूहिकता की भावना क्या आई, लोग क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन से कदम उठाए कि जिससे लोग समूह में इकट्ठे हो गए और सभी लोग क्रांति किए, है ना। तो इसका कारण था, पहले नंबर उन्होंने पितृभूमि, सभी की भूमि एक है। दूसरा नंबर उन्होंने क्या किया, नागरिकता को बल दिया, सबकी नागरिकता एक है। तीसरा नंबर, जैसे हमारे यहाँ भारत की नागरिकता हमको प्राप्त है ना। साथ में इसके बाद तीसरा नंबर, राष्ट्रीय ध्वज एक कर दिया, झंडा बना दिया, जिसमें वह राष्ट्र का ध्वज बन गया। उसने स्टेट जनरल से, जिसमें समूह सक्रिय नागरिकों का चुनाव होता था, उसमें नेशनल असेंबली बना दिया, संयुक्त सभा बना दी। इसके साथ भी आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, एक समान मापन की प्रणाली ला दी गई, और इसके साथ ही अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र के प्रति गुणगान की भावना, शहीदों का गुणगान, स्तुति वगैरह, ऐसी, अब जैसे हम शहीदों के गुणगान करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की, हम महात्मा गांधी की स्तुति करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इससे हमें सामूहिकता की भावना आ जाती है कि इन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए, हम सबके लिए इन्होंने प्राण गंवाए हैं, शहीद हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्यों नहीं, जब हम सब एक हैं तो फिर हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, इससे तो हमें नहीं मिलेगा ना कुछ भी आज़ादी। तो सबकी एक ही बोली कर दी गई। अब एक ही बोली कर दी जाएगी तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अब इसमें लड़ाई खत्म हो जाती है कि नहीं, आप हिंदी बोलने वाले हैं, हम उर्दू बोलने वाले हैं, तुम अलग हो, हम अलग हैं। एक खत्म हो गया और सभी एक हो गए, एकजुट हो गए। तो ये किया गया। आई होप फ्रेंड्स, ये वाला यदि क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति में सामूहिकता की भावना बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो आप लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने और क्या किया, अभी तो अपने कदम उठाए, क्या क्या सामूहिकता की भावना के लिए हमने वो देखा। देखिए, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। मतलब डियर फ्रेंड्स, उन्होंने, क्रांतिकारियों ने सीधे यही लक्ष्य बना लिया था कि हम डियर फ्रेंड्स यूरोप में जितने भी निरंकुश शासक चला रहे हैं, निरंकुश शासक चल रहा है, उसको हमें उनसे मुक्त कराना है। कहा जाए दूसरे शब्दों में, तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को, राष्ट्रों को गठित होने में मदद करेगा। मतलब जो अन्य राष्ट्र हैं यूरोप में, वो तो फ्रांस उनकी मदद करेगा कि वो भी गठित हो सके और वो भी निरंकुश शासकों से मुक्ति पा सके। तो डियर फ्रेंड, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग, अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। कि डियर फ्रेंड्स, ये खबर सब जगह पहुंची कि फ्रांस में क्रांति हुई है और क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर राजतंत्र हट गया है, तानाशाही निरंकुश शासन हट गया है, जबकि वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, सब जगह हवा की तरह यह बात फैल गई और सभी लोग अपने ही राष्ट्र में बदलाव चाह रखने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे वो सभी लोग, जो शिक्षित वर्ग थे, मध्य वर्ग थे और पढ़े लिखे लोग थे, छात्र लोग थे, वो सब जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। इनकी गतिविधियों कि अभियान ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता खोल दिया। अब डियर फ्रेंड्स, फ्रेंच सेना तो चाहती ही थी कि सभी जगह जहाँ, उनका तो लक्ष्य ही था कि सभी जगह यूरोप में उनकी स्थापना करना, किसकी,
निरंकुश शासन को हटाना, प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो डियर फ्रेंड्स, वो तो उसके लिए रास्ता खुल गए। और 1790 का दशक में हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली के बड़े इलाके में यहाँ की सेनाएं, फ्रेंच की सेनाएं घुस गईं और उन्होंने अपने विचार को फैलाना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों ने देखिए यही लिखा है, क्रांतिकारियों ने युद्ध को शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाओं ने राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। अब फिर डियर फ्रेंड्स, ये रहा वहाँ की कंडीशन, ठीक है ना, कि फ्रांस में हमने अभी क्या क्या देखा, फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, निरंकुश शासक के कारण, सामूहिकता की भावना आई, विभिन्न कदम उठाए क्रांतिकारियों ने, वो देखा। और फिर देखा हमने कि सभी जगह पे किस प्रकार उन्होंने इस विचार को फैलाया। इसके बाद डियर फ्रेंड, पुनः वहाँ पे इन्हीं में से बीच में उठ के आता है कौन, नेपोलियन। फ्रांस में पुनः राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। चलिए उसके बारे में देखते हैं इसने क्या किया। तो देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में विशाल क्षेत्र आया। नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निःसंदेह वहाँ का प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया नेपोलियन ने। कि जैसे ही लेकिन उन्होंने बहुत सारे सुधार जो कि फ्रांस में स्थापित हो चुके थे, जो क्रांतिकारियों ने, जैसे एक ही कानून, सबको समान, कानून के समक्ष सब लोग बराबरी का अधिकार, तो ये सभी नेपोलियन ने क्या पुनः लागू कर दिए। अब और भी इसके काम देखेंगे जो कि क्रांतिकारियों से मिलते जुलते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आगे तो इन लोगों ने स्वागत किया अच्छे विचार देख करके, लेकिन फिर इसकी ज़्यादा लालच की वजह से लोगों को जबरन भर्ती करवाना, भर सेना में भर्ती करवाना और युद्ध करवाना, इससे बहुत सारे नाराज़ हो गए बहुत सारे लोग, और इसको भी ख़त्म होना पड़ा, इसके साम्राज्य को। उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे तो राजतंत्र के प्रजातंत्र को नष्ट हो गया नेपोलियन के आने से, और राजतंत्र स्थापित हो गया। फिर इसने क्या किया वो जानेंगे। तो जैसे ही राजतंत्र ख़त्म हो गया, प्रजातंत्र डियर फ्रेंड्स वहाँ का नष्ट हो गया, राजतंत्र स्थापित हो गया। मगर डियर फ्रेंड्स, प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश कर लिया अपने विचारों में, ठीक है ना, वही हमने बताया था जो फ्रांस में हुए थे, ताकि पूरी व्यवस्था का अधिक तर्कसंगत और कुशलतापूर्वक चल सके। इसलिए उसने क्या किया, क्रांतिकारियों के जो विचार थे उनको इस अपने राज्य में, अपनी व्यवस्था में लागू कर लिया। और 1804 में उन्होंने एक नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाने लगा को बनाया। उन्होंने इस नेपोलियन संहिता में क्या लिखा, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, देखिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए थे उसने, और क्या, कानून के समक्ष सभी को संपत्ति के बराबरी का अधिकार दिया, और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने सुरक्षित कर दिया कि सभी लोग संपत्ति रख सकते हैं। पहले डियर फ्रेंड्स हमारे देश में भी संपत्ति का अधिकार था, लेकिन एक संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार अब समाप्त हो गया है, अब टैक्स लगता है, पहले टैक्स नहीं लगता था, ठीक है ना, कि आप चाहे जितनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन अब नहीं रख सकते, अब बराबरी का अधिकार है। देखिए इसके बाद क्या है, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया था। अब जितने भी इस संहिता, जो नेपोलियन संहिता हमने पढ़ी, अब डियर फ्रेंड्स यह फ्रांस बस में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ फ्रांस का क्या चल रहा था, नियंत्रण चल रहा था, फ्रांस के नियंत्रण पर जितने भी देश, कंट्रीज वगैरह थी, अधीनस्थ क्षेत्र थे, उन पर इस संहिता को लागू कर दिया गया कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। जन्म पर विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। तो कहाँ कहाँ पे किया गया ये डियर फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे, डच गणतंत्र में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लागू कर दिया। डच में सामंती व्यवस्था को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिला दी, ठीक है ना। क्या कर दिया, वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, वहाँ पे वो भी लागू कर दिया, एक ख़त्म कर दिया, भूदासत्व जागीरदारी प्रथा को, किसानों को राहत मिल गई। और शहरों में जो कारीगर थे, मजदूर वर्ग था, श्रेणी संघों को, नियंत्रण को हटा दिया वहाँ पे, और संचार व्यवस्था को सुधार कर दिया।
कर दिया गया डियर फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या क्या किया, किस किस के लिए, ज़रा एक बार इसका गौर करते हैं। तो सबके लिए उन्होंने क्या किया, आगे वो देखते हैं। तो सबके लिए उन्होंने क्या कि सभी वर्ग को, सभी के लिए संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया। दूसरा, सभी कानून के समक्ष बराबर होंगे। सभी के लिए जन्म पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिया कि तुम्हारा जन्म के आधार पर कि नहीं तुम इस वर्ग पे जन्म लिए हो तो तुमको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, समाप्त कर दिया गया। ये सभी के लिए था। अब देखते हैं किसानों वर्ग के लिए क्या किया उन्होंने। किसान वर्ग के लिए सामंती व्यवस्था और जमींदार व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मजदूरों के लिए क्या किया गया, मजदूर संघ का श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया गया जो मजदूर कारीगरों पर लगाया गया था। सभी के लिए यातायात व्यवस्था को, यातायात संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और डियर फ्रेंड्स, उद्योगपतियों के लिए भी डियर फ्रेंड्स अच्छा था। अब उनको आयात निर्यात शुल्क नहीं देने पड़ते थे, ठीक है ना। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, संचार व्यवस्था, किसान और कारीगर मजदूरों को, नए उद्योगपतियों को नई नई आज़ादी उन्होंने चखी। और उद्योगपतियों, खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक जो थे, वह समझने लगे कि एक समान कानून। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए संपत्ति का अधिकार समान हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, लघु उत्पादक थे, उनको एक समान भार, अब ये नहीं है कि यहाँ पे तौल अलग हो और कहीं और बेचने जाते हैं तो वहाँ पे अलग हो, एक समान हो गया। नाप और माप, राष्ट्रीय मुद्रा को एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं को पूंजी में राष्ट्रीय मुद्रा लागू कर दी। तो डियर फ्रेंड्स, अब वो मुद्रा एक, ये नहीं है कि हमारे यहाँ चलती है अब वो मुद्रा दूसरी जगह नहीं चलेगी, तो प्रॉब्लम थी उनको, तो वो भी हटा दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, इससे वस्तुओं को पूंजी के आवागमन में सहूलियत होने लगी और उन्हें इसको बहुत अच्छा माना, ठीक है ना, छोटे लघु उत्पादक ने। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जीते हुए इलाके स्थानीय लोग की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। जो हम देख रहे हैं वो स्थानीय लोग और फ्रांसीसी शासन के प्रति ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में डियर फ्रेंड्स सबको ये बहुत अच्छा लगा। जैसे हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के साथ कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली इस तरह का स्वागत किया कि नेपोलियन का इस तरह स्वागत किया गया हॉलैंड, ब्रसेल्स, मिजाल्स में, स्विट्ज़रलैंड में, कि ये स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला इंसान है ना, इसकी व्यवस्था, ये स्वतंत्रता दे रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसकी तोहफा देने वाले स्वागत किया। इस तरह शुरुआती उत्साह डियर फ्रेंड्स शीघ्र ही कुछ टाइम के बाद दुश्मनी में तब्दील हो गया। अब कैसे हो गया ये तब्दील, इतना बड़ा उत्साह, ये लोग स्वतंत्रता का तोहफा मानते थे इसको, फिर वो क्या हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, जब यह साफ होने लगा कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, जो दिख रही थी वो थी नहीं, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, एक तो कर बढ़ा दिए। अब डियर फ्रेंड्स, उनको कर देने पड़ते थे, है ना, कुछ के पास है किसी के पास नहीं है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप व्यवस्था, अब सेंसरशिप व्यवस्था लागू कर दी। सेंसरशिप मतलब कि न्यूज़ वाले आकर के यहाँ वहाँ की बातें नहीं बता सकते, सबके सामने खुलासा नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये अपने लिए सुरक्षा कर लिया कि भैया मेरी बात यदि कुछ कहीं होती भी है तो दूसरी जगह पता नहीं चलेगी, वो पता नहीं चलेगी तो क्रांति नहीं होगी। सिंपल, सामूहिकता की भावना नहीं आएगी, कैसे लोग भड़काएंगे, कैसे वो होगा, हकीकत सामने नहीं लाने देना चाहता था, है ना। यूरोप के जो जीते हुए इलाके थे, यूरोप को जीतने के लिए उसने फ्रेंच सेना में जितने भी ज़बरदस्ती भर्ती करवाया जाने लगा। इसके नुकसान डियर फ्रेंड्स, ये नुकसान जो उसने फ़ायदे दिए थे उससे कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे और ज़्यादा हानिकारक होने लगे, तो लोग इसको नापसंद करने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, नापसंदगी के या फिर इसकी दुश्मनी, लोग इसकी दुश्मनी यानी कि इसको हटाए जाने के कारण, या फिर आप कह लें कि इसको लोग नापसंद क्यों करने लगे, इसने तो अच्छी नीतियाँ लाई थी। तो डियर फ्रेंड्स, उसके कौन कौन से कारण हैं। एक तो सेंसरशिप व्यवस्था को इसको ख़त्म करना, मतलब सेंसर व्यवस्था लागू करना जिससे कि लोगों को सही ना बताया जाना। दूसरा, करों में अत्यधिक वृद्धि कर देना। करों की वृद्धि, सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाना। क्यों करा जाता था, क्योंकि यह फ्रेंच सबको यूरोप को जीतना चाहता था,
तो ज़बरदस्ती भर्ती करवा रहे हो सेना में, वो लड़ने को ले जा रहे हो, बेचारे वो मरेंगे कि नहीं? तुम तो साइड हो जाते हो ना, बाद में लड़ने जाते हो। तो बस यही नुकसान डियर फ्रेंड्स सबको नज़र आने लगे, जो कि प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदे से ही ज़्यादा नुकसानदायक थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हम अपलोड कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट।